बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इंतहाई अहम शख्सियत के पास मौजूद हैं। एक ऐसी इल्मी शख्सियत के जो अपनी मिसाल आप हैं। जी, डायरेक्टर एग्जेक्टिव मोहतरम जनाब प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर, जो हालिया सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बायस, सबसे ज़्यादा जो परेशान है इस वक्त वो स्टूडेंट है कि उन्होंने मेहनत की, एक अपना जहन बनाया, दिन रात तालीम हासिल करते रहे और अब जब मेहनत करते करते बीज बोने के बाद, दरख्त तैयार होने के बाद फल खाने का वक्त आया तो अब वो स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो सर, क्या हिकमत अमली है बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी चीज़ तो यह है कि हुकूमत ने अभी जो ऐलानात किए हैं और अभी कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डिनेंस नहीं आया, उसमें ख़ुद कम से कम सिंध हुकूमत ने इस तदब्बुर का मुज़ाहरा किया है और कहा है कि चूँकि बोर्ड्स के अपने क़वानीन में ऑटोमेटिक प्रमोशन की गुंजाइश या प्रोविज़न नहीं है, इसलिए हमें ऑटोमेटिक प्रमोशन देने के लिए उन क़वानीन में तरमीम लाना होगी और उसके लिए वो ग़ालिबन ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका बुनियादी जो नुक्ता नज़र है वो सामने आएगा उस वक्त जबकि ऑर्डिनेंस आ जाएगा और उसके मतन को देखने के बाद आराम से समझा और कहा जा सकेगा कि किस तरफ हमारा रुख है। लेकिन उन्होंने चूँकि वजाहत की है तो वो मैं थोड़ा सा इख्तिसार से बयान कर देता हूँ। उनका कहना यह है, और ख़ास तौर से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ गाइडलाइन भी आई है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब जितने इस वक्त 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इम्तहान नहीं देंगे इस साल, वो अगले बरस इम्तहान 10वीं का देंगे, लेकिन सिर्फ 10वीं का देंगे और 10वीं क्लास के जो उनके नंबर आएंगे वही नंबर सब्जेक्ट वाइज 9th के समझे जाएंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि इस वक्त जो 10वीं क्लास में बच्चे हैं जो 9वीं करके आ गए हैं, उनका जो 9वीं क्लास का रिज़ल्ट है सब्जेक्ट वाइज वही रेप्लिकेट होगा, वही दोहरा दिया जाएगा, वही 10वीं क्लास के सब्जेक्ट्स में आ जाएगा। सर, जब इस तरह किया जाएगा तो आप जैसा कि जानते हैं कि मैट्रिक क्लास में मैथ का सब्जेक्ट होता है और मैथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है ग्रेड को अपग्रेड करने में, नंबरों की तरतीब को बदलने में, क्योंकि उसमें 100 मार्क्स का भी मार्जिन होता है स्टूडेंट्स के पास। तो अगर इसी 9 के रिज़ल्ट को 10 में भी दोहरा दिया जाए तो क्या ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो जाएगी? मैं इस वक्त वो बता रहा था कि जो उन्होंने ऐलान किया है, इसके बाद ये एनामलीज़ जो हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये रिज़र्वेशन और ऑब्ज़र्वेशन जो है उनको भी मैं कवर करता है। लेकिन अच्छा वो आपने एक सवाल के ज़रिए इसे वाज़े कर दिया। लेकिन पहली बात तो मैं उसे मुकम्मल कर लूँ, फिर इस पॉइंट पर आते हैं। तो उन्होंने जो तय किया है वो यही किया है और इसका जवाब आपके सवाल का फ़िलहाल उनके कहने की रोशनी में यह है कि जो मज़मून 9th क्लास में पढ़ा जा चुका है इन लीव ऑफ मैथ्स, क्योंकि वहाँ देखिए बायोलॉजी है और यहाँ मैथ्स है, वहाँ केमिस्ट्री है और यहाँ फ़िज़िक्स है, तो केमिस्ट्री के जितने मार्क्स हैं वही फ़िज़िक्स में आ जाएंगे उनके कहने के मुताबिक। अभी मैं उस पर तबसरा नहीं कर रहा हूँ। और इसी तरह जो उसने बायोलॉजी में नंबर लिए हैं वही मैथ्स में आ जाएंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल आपकी रैशनल है कि जी कोई बायोलॉजी में बहुत अच्छा है तो वहाँ नंबर अच्छे लेगा, ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स में अच्छा हो। वहीं डिसाइड करता है वो कि उसे प्री मेडिकल में जाना है या प्री इंजीनियरिंग में जाना है। इसी तरह यहाँ इस लेवल के ऊपर के जहाँ केमिस्ट्री उसने दी है और फिज़िक्स की तरफ उसके मार्क्स आ रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बाज़ औक़ात फ़िज़िक्स भी नंबर देने वाला मज़मून है और मैथ्स भी नंबर देने वाला मज़मून है। लेकिन अगर आप उसे रेप्लिकेट करेंगे उन नंबरों से कि जो ज़्यादा नंबर देने वाले मज़ामीन नहीं हैं, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हम रुकावट देख रहे हैं तलबा के ग्रेड्स में और उनके मार्क्स में। इसी तरह एक साल यानी 9th में उर्दू है
और दूसरे साल सिंधी है। तो अब ये उर्दू की बजाय सिंधी का इम्तहान, उर्दू मदर टंग है, सिंधी सलीस है, और जिन बच्चों की मदर टंग सिंधी है उनकी सिंधी रेगुलर है और उर्दू सलीस है, तो रेगुलर में मार्क्स अच्छे होते हैं। अब अगर इस स्टेज के ऊपर सलीस के नंबर रेगुलर में और रेगुलर के नंबर सलीस में आए तो फिर भी यह महसूस हो रहा है कि झटका है इवेल्युएशन में, असेसमेंट में, डिटर्मिनेशन में, स्केलिंग में, इवेल्युएशन के साथ असेसमेंट में। तो ये अपनी जगह है, ये ऑब्जर्वेशंस है। इसी तरह उन्होंने इसी चीज़ को रेप्लिकेट किया है फर्स्ट ईयर और इंटर का, वहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं। अब आपके वाले ऑब्जर्वेशन जो हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं और वो यही हैं, और इसके बारे में लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। तो उसे उन्होंने कहा है कि हम इसे देखेंगे और जिनके पर्चे रह गए हैं उनके बारे में भी, और जो रिपीटर्स हैं उनके बारे में भी। रिपीटर्स तो होता ही इसलिए है कि वो बेहतर बनाए, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने कहा है कि हम डिटेल में ज़ेर गौर ला के, और कमेटी जो उन्होंने बनाई है उसकी रिकमेंडेशंस को लेकर आएंगे इसको हल करने के लिए। अभी तक यही बात है कि लेकर आएंगे। अब बात यहाँ आ जाती है कि ये जो बच्चे हैं ये महसूस ये कर रहे हैं, इन्होंने पहली दुश्वारी यह है कि तकरीबन 2.5 से 3 महीने हो गए बच्चे आउट ऑफ बुक हैं, पढ़ नहीं रहे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ नाजरीन को, सामीन को और आपको कि जहाँ तक ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का ताल्लुक़ है, हमारे यहाँ जो एफिलिएटेड अदारे हैं उनके बच्चे आउट ऑफ बुक नहीं रहे हैं। हमने चूँकि मरबूत और मजबूत और मौसर निज़ामुल औक़ात के तहत अपने उन अदारों के तलबा के लिए ऑनलाइन टीचिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है, अब भी है, और उसमें रोज़ाना हम उन्हें बता देते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक किस मजमून और किस क्लास की टीचिंग होगी, और वो बहुत रेगुलर। और न सिर्फ ये कि वो सुनते हैं बल्कि इस तरह का निज़ाम मुरतब किया है कि वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, वो सवाल करते हैं, वो जवाब करते हैं। मैं और जो हमारे यहाँ के कंट्रोलर की हैसियत से काम देख रहे हैं सीनियर, तो वो हम दोनों ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसे, हम देखते हैं कि कहाँ टीचिंग हो रही है। तो जब ये सूरत हाल है कि हमने अब्रिज कर लिया है इस गल्फ़ को, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे तो इम्तहान देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो तहरीर में हो या किसी और सूरत में हो। लेकिन मैं ये भी बता दूं, आई एम ऑन रिकॉर्ड टू से, कि मैंने बाकायदा अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में हल जो है वो पेश कर दिया था जो मौजूद है ब्लैक एंड वाइट में। मैंने वो ये कहा था कि देखिए, जब सब चीज़ें खुल रही हैं और अब तो माल भी खुल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, दूसरी चीज़ें हैं, तो हम कब तक इन बच्चों को बग़ैर इम्तहान लिए आगे बढ़ाएंगे। ये बात सामने रहे कि हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन ने पूरे मुल्क के वाइस चांसलर्स को, जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, उनके इजलास से, फॉर्मल इजलास से, मीटिंग से ख़िताब करते हुए ये कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑटोमेटिक प्रमोशन लेके आ रहे हैं उनके यहाँ पर सूरत हाल को जायज़ा लेने के लिए गौर करना पड़ेगा कि कहीं वो डिस्क्रिमिनेटेड न समझे जाएं और मुराद याफ्ता न समझे जाएं। तो इस तनाजुर में देखना यह है कि क्या कोई सूरत निकल सकती है। मैंने ये तजवीज़ दी थी कि इस मरतबा होम सेंटर्स बना के, जहाँ 500 बच्चे हैं कम बेश, वहाँ 9th और 10th के 50-60 बच्चे हैं, एक दिन 9th का इम्तहान दे वो 50 बच्चे या 60 बच्चे, दूसरे दिन 10th का इम्तहान दें तो 500 की गुंजाइश के अदारे में 50 या 60 का बैठना सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करता है। इसी तरह मैंने कहा कि इसके लिए हमें मोड ऑफ पेपर और पैटर्न ऑफ पेपर जो है वो भी बदलना होगा। इस वक्त पेपर्स के 3 सेक्शंस हैं, पहला MCQ है, दूसरा शॉर्ट आंसर है, तीसरा डिस्क्रिप्टिव है। मैंने ये तजवीज़ तहरीर में दी है कि इसे 2 सेक्शंस पर मुहित समझा जाए, पहला MCQ और दूसरा शॉर्ट आंसर सेक्शन। मैंने ये भी लिख दिया उसके अंदर कि आप MCQ में 20 आइटम्स रखें, हर आइटम के 2 नंबर हों, तो टोटल ये 40 मार्क्स हो गए। इसके शॉर्ट आंसर के 15 रखें और हर आइटम के 4 मार्क्स हैं, तो 60 नंबर ये हो गए। प्रैक्टिकल फ़िलहाल न लें और जो ले चुके हैं अपने इंटरनल उसको इवेलुएट किया जा सकता है। तो इनका
और फिर इसका रिज़ल्ट भी जल्द आ सकता है और इसका ड्यूरेशन भी 30 मिनट का एमसीक्यू और 1 घंटे का शॉर्ट आंसर, 1.5 घंटे में ये पर्चा मुकम्मल हो सकता है डिस्टेंसिंग के साथ। नहीं होगा, देखिए फिर बेस बन जाएगी ना। अगर बच्चा 9th ही को की लियाकत को 1 साल बाद 10th में वहीं समझ रहा है, वो पंजाबी में कहते हैं ना, वहीं खड़े हैं वहीं खड़े, तो ऐसी सूरत में हम कहाँ देखेंगे कि वो आगे बढ़ा है अब तक उसने अगर क्लासेस ली हैं। तो इसका इवेल्युएशन भी ज़रूरी है, इसलिए कि हम ये फ़ैसला करने जा रहे हैं बच्चों के करियर का, उनके मुस्तकबिल का, उनके प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस या अदारों में दाखिले का। तो हमें एहतियात, मेरा ख्याल है कि इस पर गौर कर रहे हैं और पर्टिकुलरली सिंध गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस एंड सिंसियर अबाउट doing the fair and objective and rational sort of mechanism to evolve. अच्छा सर, माशाल्लाह आपका तज्ज़िया, आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा है, बहुत अरसा हो गया आपको एजुकेशन की फील्ड में, पूरी उम्र आपने इसी खिदमत में सर्फ की। सर ये बताइएगा कि एक एजुकेशन के इदारे से हटकर, स्पोर्ट्स से हटकर, आप एक बच्चे के पेरेंट के हवाले हैसियत से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसके साथ ऐसी पोजीशन आ गई है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो आपके क्या जज्बात हैं एज अ पेरेंट? देखिए, जब कोई डायरेक्टिव मुसल्लत कर दिया जाए ना और उसमें पब्लिक ओपिनियन शामिल बज़ाहिर नज़र ना आए, तो एक्सेप्टेबिलिटी के अलावा कोई काम नहीं होता। अलबत्ता यह है कि एज अ पेरेंट अब आपको ये देखना होगा कि अब अगर इसी रास्ते को फॉलो करना है तो ये तो हुआ आगे बढ़ने और प्रोसीजरल रास्ते को इख्तियार करने का मामला, लेकिन इन डेप्थ उस बच्चे की तरबियत और तालीम के लिए आपको अंदर इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसलिए कि नेक्स्ट ईयर, देखिए बहुत नाजुक बात करने जा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट ईयर जो फैसला किया गया है वो ये है कि 10th क्लास में जो बच्चा, 9th में तो नहीं हो रहा ना उसका इम्तहान, 10th में जो इम्तहान देगा वही नंबर 9th के भी शुमार होंगे, या जो 12th का देगा वही नंबर 11th के शुमार होंगे। तो इसका मतलब अब आपको मजबूत करना है कि नेक्स्ट ईयर वो छक्का लगाए शारजा का, ताकि वो काउंट हो, नीचे भी वो डबल काउंटिंग होगी उसकी। इसलिए ज़्यादा तवज्जो के साथ इंटरनली उस बच्चे को इक्विप करने की ज़रूरत पेश आएगी, और मैं एज अ पेरेंट यही करूँगा। तो सर अभी तक आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि 9 और फर्स्ट ईयर वालों को कोई मार्कशीट नहीं दी जाएगी। इसमें भी एक चीज़ मुकम्मल क्लियरिटी के साथ तो नहीं, लेकिन एक गाइडलाइन की सूरत में सामने आई है कि हम सब्जेक्ट वाइज नंबर दें या सिर्फ इवेल्युएट करने के बाद उसे ग्रेड दे दिया जाए। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ और फिर ये कि टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट बताना चाहता हूँ कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स के जो रिज़ल्ट आते हैं उनमें मार्क्स नहीं होते, उसमें सिर्फ ग्रेड होता है। लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन है कि ए ग्रेड आपका है, ए ग्रेड मेरा है, लेकिन ए ग्रेड में आपके मार्क्स कहाँ हैं, मुझसे कम है या ज़्यादा हैं, इसका डिटर्मिनेशन नहीं होता। तो हम उस बात को कि जो एतराज़ की बात हो रही थी, हम उसे अपनाने के लिए शायद मजबूरन जाएं, तो उसमें भी हमें अनदर थॉट आफ्टर थॉट करना पड़ेगा। एक और आम बात बता दूं, ओ लेवल्स और ए लेवल्स ने इम्तहान दिए बगैर जो प्रमोशन का फ़ैसला किया है, उसमें भी शर्त क्या रखी है? शर्त ये रखी है कि इस साल बच्चे ने अपने इंस्टीट्यूशन में, अदारे में क्या परफॉर्म किया है, वो अचीवमेंट हमें भेजा जाए, उसके मुताबिक हम ग्रेडिंग देंगे। इसका मतलब बेसिस तो हो गई ना, हमारे पास बेसिस फ़िलहाल नहीं है। उस बेसिस को तलाश करने के लिए अगर ये कमेटी एक मरतबा फिर गौर कर रही है तो इट्स वेरी गुड, वरना वही वाली बात जो आपने अभी कही है उससे समझौता करना पड़ेगा। जहाँ तक क्लास 1 से 8 के ऑटोमेटिक प्रमोशन के ताल्लुक़ है, इसे कड़वी गोली समझकर निगला जा सकता है इन हालात में, इसलिए कि कोई और सूरत नहीं है। हुकूमत भी जब्र में और परेशानी में और अदबार में ये फ़ैसले कर रही है, वो भी खुशदिली के साथ नहीं कर रही, किसी न किसी तरह, चूँकि वो सेहत का बच्चों के ख्याल करना चाह रही है। तो वहाँ क्लास 1 से 8 तो ठीक है, लेकिन अब ये पतली गली से गुज़रते हुए
तो देख लिया जाए कि उसका कद-ओ-क़ामत क्या है और वो इस गली से पतली से गुजर सकता है या नहीं, या उसे गली चौड़ी करनी पड़ेगी या उसे पतला करना पड़ेगा। सर रिज़ल्ट के हवाले से ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने अपनी हिकमत अमली तय कर ली है या अभी मशावरत जारी है? नहीं, हम तो इंतज़ार में हैं कि ऑर्डिनेंस या इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्टिव्स आते हैं तो उनकी मदाद क्या होंगे। मैं ये वाज़े कर दूं कि हमारे पास तो अपना एक्ट है और उसमें जो भी इख्तियारात दिए गए हैं वो अपनी जगह हैं, और हम ये बात मैं कैटेगरिकली कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह एजुकेशन फ्रेंडली और स्टूडेंट फ्रेंडली मैकेनिज़्म ही बनाएंगे ताकि मज़ीद दुश्वारी तलबा को, उनके वालिदैन या असातिज़ा को न हो और वो महसूस कर सकें कि उनके साथ कोई ज़्यादती होने नहीं जा रही। सर जब से लॉकडाउन का, कोरोना वायरस का ये सिलसिला शुरू हुआ है, तालीमी इदारे बंद पड़े हैं, बिलखुसूस जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उनका मुस्तकबिल आप इतनी तवील बंदिश के बाद क्या देखते हैं कि क्या होगा उनका मुस्तकबिल? जी जवान साहब, मैं पहली चीज़ तो ये अर्ज़ कर दूं कि हमें मानना चाहिए कि निजी अदारों का रोल फ़रोग़ तालीम में है क्या। आप गवाह हैं और आपका तजर्बा, मुशाहिदा, मुताला सब कुछ बहुत वसी है। आप महसूस कर सकते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए इस वक्त हम सेकेंडरी बोर्ड कराची को सामने रखें तो इसमें जितने भी तलबा हैं 9th-10th में शरीक होते हैं इम्तिहान में, उसका 80% जो है वो प्राइवेटली मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से स्टफ़ आता है, तलबा आते हैं 80%, और 20% कंट्रीब्यूशन जो है पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस का है। तो अगर वो 80% बोझ उठा रहे हैं तालीम का, तो उन्हें वही जगह दी जानी चाहिए जिसके वो मुस्तहिक हैं, एहतराम में, मकाम में और काम में। अब ये रह जाती है बात कि मजबूर होकर लॉकडाउन किया गया था और इतने दिन से है, तो फिर मसाइल को भी देखना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि ये मजबूरी थी, सेहत के तनाजुर में बच्चों को महफूज करने के लिए इक़दाम था जो ज़रूरी था। इसको इज़्तिरारी कैफियत कहते हैं इस्तिलाह में। मजबूरी जब हो जाए, इज़्तिरारी कैफियत आ जाए, तो फिर वो फ़ैसले करने पड़ते हैं जो उमूमी हालात में अच्छे नहीं लगते। तो वो उन्होंने किया, वो ठीक है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इतनी लंबी मुद्दत में बंद रहने से 3 फैक्टर सामने आए। पहला फैक्टर बहुत आम और नाजुक है और वह है तलबा का किताब से और तालीम से और उस्ताद से और अदारे से दूर रहना। ये तो उसका है ना जो करियर बनाने जा रहा है। स्टेक होल्डर तो पक्का पक्का वो है, लेकिन दूसरा मामला इन अदारों का है कि ये अदारे मोस्टली किराए की इमारात में चल रहे हैं। अब वो भी उन्हें देना है, और वो जो असातिज़ा इनसे वाबस्ता हैं उनकी तनख्वाह भी वो दे रहे हैं किसी न किसी तरह से, और 20% रियायत की फ़ीस लेकर दे रहे हैं। तो इन हालात में एक रैशनल अंदाज़ इख्तियार करने के लिए ज़रूरी है कि हम पीछे जाएं और एक वक्त में नेशनलाइजेशन से पहले जो अदारे थे उनकी कैटेगरीज़ थी प्राइवेट की, उनमें से एक कैटेगरी कहलाती थी एडेड स्कूल्स। उनको ग्रांट इन एड हुकूमत हर साल उनके अखराजात को सामने रख के ऑडिटेड स्टेटमेंट को देखकर दिया करती थी, और हर एक के लिए तय था। तो उस वक्त वो दी जा सकती थी। आज हम मुख्तलिफ़ लोगों को दे रहे हैं। यकीनन वो जो डेली वेज अर्नर्स हैं या रोज़ाना मजदूरी में काम करने वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको हम सामने रख रहे हैं और रखना चाहिए। ये अच्छा अम्र है, अच्छा फ़ैसला है। लेकिन वो जो सफ़ेद कॉलर वाले लोग हैं जिनकी ज़रूरत है, जो टीचर तो हाथ नहीं फैलाएगा, वो तो बाहर आकर आपके राशन का इंतज़ार नहीं करेगा, और ना ही वो स्कूल का मालिक, ओनर, एडमिनिस्ट्रेटर जो किसी न किसी तरह स्कूल को चला रहा है, इधर का लेके उधर करके सेल्फ रिलायंस की बुनियाद पर, तो वो भी किसी से नहीं मांगेगा। तो उनके लिए ग्रांट इन एड की ज़रूरत इस वक्त है और रैशनली है, और तस्लीम करना पड़ेगा। और आखिरी बात जो तीसरा फैक्टर मैं बता रहा था वो ये कि डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ भी कोई ऐसी सूरत जैसे हमने की कि हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो या तो वो टीचिंग हो, और अगर नहीं है तो फिर अल्टरनेट डेज के ऊपर क्लासेस हो सकती हैं। यानी आपके यहाँ 6 क्लासेस हैं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 5 क्लासेस हैं। आप 5 क्लासेस में 2-2 दिन की क्लासेस को रखें, यानी 3 दिन 2 क्लासेस और 3 दिन
बाकी तीन क्लासेस हों। तो इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक मेथडोलॉजी, एक मैकेनिज़्म तैयार करने की ज़रूरत है जो रैशनल भी हो, काबिल अमल भी हो, काबिल कबूल भी हो और उसका असर तलबा पर मस्बत पड़े। ज़ियाउद्दीन बोर्ड से जो मुंसलिक हैं आपके पार्टनर्स स्कूल और स्टूडेंट्स, उनको आप इस पूरी सिचुएशन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे या क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं अभी इब्तिदाई गुफ्तगू में ये कह चुका हूँ कि वो अदारे जो हमसे एफिलिएटेड है ना, और उनके तलबा और उनके असातिज़ा और पेरेंट्स, वो समझें कि वो सेफ़ हैंड्स में है, महफूज हाथों में है। हम ये इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं कि मैकेनिज़्म क्या है, लेकिन हमने अपना मैकेनिज़्म भी मुतबादिल सूरत में रखा हुआ है और वो यकीनन हम अप्लाई करेंगे, प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट कन्फ्लिक्टिंग विद द प्रोविज़न गिवन बाय द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट के उसूल और इंस्ट्रक्शंस और हिदायत और गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, लेकिन उस फ्लैक्सिबिलिटी के साथ कि इसमें हमारे यहाँ के अदारों के जो तलबा हैं उनको डायरेक्ट नुकसान कोई ना हो। और जहाँ तक रिज़ल्ट का ताल्लुक़ है, गिवन डेट जो है ना स्टीयरिंग कमेटी की, उससे पहले इंशाल्लाह हम रिज़ल्ट देंगे। सूरत हाल कुछ भी हो, हम किसी तरह की एक्सरसाइज करें, किस तरह अवार्ड्स देने हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह गिवन डेट से पहले दे देंगे। इसलिए कि इस मरतबा NED वगैरह के जो एंट्री टेस्ट हो रहे हैं वो तो 11वीं क्लास की बुनियाद पर हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, अलाउ जो किया जा रहा है उन्हें टेस्ट की बुनियाद पर। देखिए, मैं आपको फिर याद दिलाऊं कि उनका जो मैकेनिज़्म आया है उसमें उन्होंने ग्रुप्स बना दिए हैं, ग्रुप्स एंट्री टेस्ट में शामिल होने वाले तलबा को, ताकि एन ब्लॉक ना आए, और फिर उन्होंने अलग अलग वक्त मुकर्रर कर दिए हैं। तो जब वो अपनी टेस्टिंग के लिए यह मैकेनिज़्म बना सकते हैं तो हम अपनी इवेल्युएशन के लिए भी कोई मैकेनिज़्म बना सकते हैं। पहले साल ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने 9 और फर्स्ट ईयर की मनाजिल तय की, अब दूसरे साल में मैट्रिक और इंटर की मनाजिल आप तकरीबन तय कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स को अब आप आगे BCom और BA की खुशखबरी सुनाना चाहेंगे? एक तो ये कि आपके इस सवाल में ही एक जवाब मुज़मिर है, वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 9th और 11th का हमारा जो इम्तहान हुआ था ट्रांसपेरेंट और उम्दा, वो बड़ा सेहतमंद था। तो ऑटोमेटिकली अगर प्रमोशन हो रहा है तो उन बच्चों को तो बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए कि दे गॉट गुड मार्क्स उसी अंदाज में कि जिसकी वो सलाहियत रखते थे, कोई रियायत नहीं। तो अब हमने सही इवेल्युएशन किया, तो अब दूसरे साल का फ़ायदा भी उन्हें मिल रहा है, तो इसलिए वो तो खुश हैं और होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन ये जो आपने एक बात की है ना कि हम अगले मरहले में किस तरह सिचुएशन क्या है, तो वो सिचुएशन देखने के बाद हम आ रहे हैं, फैसला कर रहे हैं। और ये बात याद रखना चाहिए कि इतनी तेज़ी के साथ एक्सेप्टेबिलिटी हुई है इस बोर्ड की, तो वो हम चाहेंगे कि वो जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो रिलायबिलिटी में बदल जाए। आपके जवाब में बहुत से इशारे हैं जिन्हें समझदार सुनकर खुश भी होंगे, क्योंकि ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने बकौल आपके जितनी तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय की हैं और पब्लिक में सामने उभर कर आया है, इतनी कामयाबी माजी में कहीं देखने में नहीं आई। जो लॉकडाउन की कंडीशन में, सिचुएशन में स्टूडेंट्स घरों में हैं, उन्हें आप मुख्तसरन क्या पैगाम देना चाहें? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि बच्चों, ये ना समझो कि लॉकडाउन जो है वो तुम्हें तालीम से लॉकडाउन की तरफ ले जा रहा है। नो, ये एक वक्ती चीज़ है और इसको पूरी तरह समझने और बरतने के लिए मैं ये कहूँगा कि वालिदैन भी तो लॉकडाउन में है ना, तो क्यों ना इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाएं और इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझें कि इस अरसे में कि वो ख़ुद मौजूद है तो ख़ुद पेरेंट्स जो हैं वो टीचर बने, जो भी कवर कर सकते हैं। और आजकल तो सूरत हाल इतनी उम्दा हो गई है कि किसी भी सब्जेक्ट में कंडेंस्ड फॉर्म में चीज़ जो है वो उनके यहाँ मौजूद है, उससे वो गुज़रें और उन बच्चों को देखें कि वो वहाँ एट पार हैं या नहीं है तो कितना वो एनरिच कर सकते हैं। ये बेहतरीन बात है और यही मेरा ख्याल है स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए उस वक्त तक जब तक कि हम नॉर्मलसी की तरफ वापस नहीं आ जाते। जी नाजरीन, प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और बिलखुसूस वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा परेशान
थे, क्योंकि अब इन सर की गुफ्तगू सुनने के बाद आप परेशान रहेंगे नहीं, इसीलिए मैंने थे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपका मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, बिल्कुल परेशान ना हो, फ़िक्र ना करें और आगे की सोचें। फ़खर ज़मान अपने कैमरामैन ज़ीशान के साथ FP न्यूज़ कराची।